उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। मतलब अगर हमने ठान लिया है जीतने का तो कोई ताकत हमको हरा नहीं सकता। इसी क्रम में अगर आप निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो यकीन मानिए सफलता आपके पास आनी ही आनी है। आपसे इतना ही गुजारिश रहेगा कि सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। यह सेशन परीक्षाओं की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह सीरीज। पहला प्रश्न दिया गया हाल ही में बी.आर. अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास किस राज्य में किया गया। विकल्प हमारे दिए गए हैं। पहला लखनऊ उत्तर प्रदेश, दूसरा भोपाल मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान जयपुर और चौथा जो दिया गया है लातूर महाराष्ट्र। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी सही होगा, जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान, जयपुर राजस्थान में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। किसके द्वारा इसका शिलान्यास किया गया? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। कौन है? यहाँ के अशोक गहलोत जी जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल के रूप में कलराज मिश्र जी। कौन है? कलराज मिश्र जी जो हैं ये यहाँ के राज्यपाल के रूप में हैं। अब इतनी जानकारियों से अब यहां पर ध्यान रखना है बी.आर. अंबेडकर जी से, तो यह विश्वविद्यालय जो है कानूनी व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ बनाना यह मुख्य लक्ष्य है। इसी के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। अगर हम बात करें बी.आर. अंबेडकर जी से तो बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो बी.आर. अंबेडकर जी को, बी.आर. अंबेडकर जी को नियुक्त किया गया था। कब बनाई गई थी? तो आप ध्यान रखेंगे 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसी क्रम में पूछा जाता है दोस्तों कि किस अनुच्छेद को बी.आर. अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है दोस्तों? तो आपको जरूर याद रखना है अनुच्छेद 32 को, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है इसे क्या कहा गया है? इसे बी.आर. अंबेडकर जी के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें तो पूछा जाता है मूक नायक पत्रिका किसकी पत्रिका है या किससे संबंधित है? तो यह बी.आर. अंबेडकर जी की पत्रिका है। साथ ही साथ एक पुस्तक पूछा जाता है जातियों का अंत, अनहिलाइलेशन ऑफ कास्ट जो है ये किसकी पुस्तक है? तो यह भी बी.आर. अंबेडकर जी की पुस्तक है। पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन, तो सबसे पहले ये जाने कि तीनों गोलमेज सम्मेलन कब हुए थे? तो 1930 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में क्रमशः ये तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था और गांधी जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। साथ ही साथ आपसे पूछा जाता है पूना पैक्ट। कौन पूछा जाता है? पूना पैक्ट के बारे में पूछा जाता है। पूना पैक्ट किस किस के बीच में और कहां हुआ था? तो दोनों प्रश्न आप ध्यान रखें। पूना पैक्ट यरवदा जेल में हुआ था। कहां? यरवदा जेल में हुआ था। और किसके किसके बीच में? तो महात्मा गांधी साथ ही साथ बी.आर. अंबेडकर जी के मध्य में हुआ था। कब? 1932 ईस्वी में। कब? 1932 ईस्वी में। आपसे प्रश्न पूछा जाता है एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में कि स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो है इसका संबंध किससे है? तो आप ध्यान रखें कि इसका संबंध बी.आर. अंबेडकर जी से है। और कहां स्थापित किया गया है? तो लातूर, महाराष्ट्र के लातूर में इसे स्थापित किया गया है। अगर हम बात कर लें कि भारत के सर्वोच्च सम्मान से बी.आर. अंबेडकर जी को कब सम्मानित किया गया था या भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो आप जरूर इसे याद रखें। 1991 ईस्वी में बी.आर. अंबेडकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। यकीन मानिए मित्रों ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं बने हुए हैं, परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जब भी परीक्षाएं होती हैं और इन्हीं प्रश्नों से अलग प्रश्न बनने वाले नहीं होते हैं, इन्हीं सारे प्रश्नों से प्रश्न बनते हैं। आइए इसी क्रम में एक पिक्चर के माध्यम से देखिए यहां अशोक गहलोत जी को दिखाया गया है और इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, आप ध्यान रखेंगे। इसी क्रम में अगला दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला देखिए दिया गया है राजीव कुमार, दूसरा संजय कुमार मिश्रा, तीसरा विनय मोहन क्वात्रा, चौथा आर वेंकट रमणी। यहां हमारा सही विकल्प जो है विकल्प नंबर बी सही होगा, संजय कुमार मिश्रा।
अगर हम बात करें यहां प्रवर्तन निदेशालय की, तो यह कार्य क्या करता है, तो काला धन पर रोक का कार्य कौन करता है, तो यह करता है प्रवर्तन निदेशालय। साथ ही साथ इसे एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टेड के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात कर लें इसे शक्तियां कहां से प्रदान होती हैं या प्राप्त होती हैं, तो आपको ध्यान रखना है वित्तीय प्रबंधन, प्रबंधन एक्ट, वित्तीय प्रबंधन एक्ट जो कि 1999 में लागू किया गया था, और भगौड़ा आर्थिक अपराधी एक्ट जो कि 2018 नीरव मोदी और अन्य के भाग जाने के बाद, या भगोड़ा आर्थिक अपराधी एक्ट 2018, इन्हीं के द्वारा प्रवर्तन निदेशालय को शक्ति प्रदान होती है। अगर हम बात करें यहां संजय कुमार मिश्रा जी के बारे में, तो ये पहले भी प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख थे। इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, इसी कारण ये चर्चा में भी है। अगर हम बात करें अन्य नियुक्तियों के बारे में, महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में, तो राजीव कुमार जी जो हैं, ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कौन है, तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार जी हैं। इसी क्रम में अगर हम बात करें विनय मोहन क्वात्रा जी के बारे में, तो भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला जी के स्थान पे किसे नियुक्त किया गया है, तो ये विनय मोहन क्वात्रा जी हैं, आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण नाम है आर वेंकट रमणी। तो भारत के महान्यायवादी, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आर वेंकट रमणी जी को नियुक्त किया गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने के वेणुगोपाल जी के स्थान पर इन्होंने भारत के महान्यायवादी के रूप में शपथ ली है। अगर हम बात करें भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे, तो आपको जरूर ध्यान रखना है एमसी सीतलवाड़ जी जो थे, ये भारत के पहले महान्यायवादी के रूप में थे। और किस अनुच्छेद में महान्यायवादी का पद है, तो अनुच्छेद 76 में है, आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में आपको जरूर याद रखना है एनआईए काफी चर्चा में एजेंसी अभी रहती है, तो आपको ध्यान रखना है एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, इसके प्रमुख कौन है, तो वर्तमान में दिनकर गुप्ता। कौन है मित्रों, दिनकर गुप्ता जी जो हैं, ये वर्तमान में एनआईए के प्रमुख के रूप में हैं। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़े और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देख लें। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, पर्यावरण की दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं यह प्रश्न बनने वाला है या परीक्षाओं में दिखाई देने वाला है। तो आइए इसके बारे में जाने। तो देखिए दिया गया हाल ही में साइट्स कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 19 का बैठक कहां बुलाया जा रहा है, तो देखिए विकल्प हमारे दिए गए हैं, पहला मिस्र, दूसरा भारत, तीसरा पनामा, चौथा जो दिया गया है ये दिया गया है ब्राजील। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर सी सही होगा, पनामा। अगर हम बात करें पनामा की, तो पनामा की राजधानी क्या है, तो पनामा सिटी ही पनामा की राजधानी है। और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है, और यहीं पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कॉप 19 का आयोजन किया जा रहा है। अगर हम बात करें साइट की, तो यह बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है और यहां से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न यही पूछा जा सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म हम जाने। देखिए एक पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है, तमाम सारे जीव इसमें दिख रहे हैं और वनस्पतियां दिख रही हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फना एंड फ्लोरा, ये साइट्स का फुल फॉर्म है। अगर हम साइट्स का फुल फॉर्म हमने देखा, तो अब इसकी स्थापना जरूर ध्यान रखना है। तो स्थापना की बात की जाए तो 1975 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है, और भारत में कब लागू होता है, तो इसी क्रम में 1976 ईस्वी में भारत में लागू होता है। अगर हम बात कर ले कि इसका मुख्यालय कहां है, तो इसका मुख्यालय या सचिवालय जो है जिनेवा में स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। इसका कार्य क्या होता है, तो जो संकटपन्न जो वनस्पतियां हैं, जीव हैं, उनको संरक्षण प्रदान करना इसका मुख्य कार्य है, यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में चर्चा में कॉप 27 भी है मित्रों, तो आप जरूर इसको ध्यान रखें।
आप ध्यान रखें कॉप 19 जो है इसका आयोजन पनामा में हो रहा है, जिसकी राजधानी पनामा सिटी है। अगर कॉप 27 के बारे में बात की जाए तो इसका आयोजन मिस्र में किया जा रहा है। कहां किया जा रहा है? मिस्र में किया जा रहा है। जबकि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 का आयोजन कहां किया गया था? तो ये ग्लासगो में किया गया था। कहां किया गया था? ग्लासगो में किया गया था। अगर हम यही बात कर लें कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 1 का सबसे पहले कब किया गया था? तो 1995 ईस्वी में किया गया था। और यहां ये कहां पर किया गया था? तो बर्लिन। कहां किया गया था? बर्लिन, जो कि जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन, वहां पर आयोजन किया गया था। इसी क्रम में कॉप 21 याद रखना है, यह पेरिस में इसका आयोजन किया गया था। और इसी आयोजन के आधार पर ही अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का आयोजन किया गया, संगठन का निर्माण किया गया फ्रांस की सहायता से, जिसका एक अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय कहां स्थित है? वो भारत के गुरुग्राम में स्थित है। इसी क्रम में अगर हम बात करें भारत से संबंधित तो महत्वपूर्ण जानकारियों के रूप में आपको जरूर याद रखना है क्वाड देशों की चौथी बैठक कहां बुलाई गई थी? तो जापान की राजधानी टोक्यो में बुलाया गया था। और ये 2022 में, कहां? 2022 में। और अगर हम बात करें क्वाड देशों की 5वीं बैठक कहां बुलाई जाएगी, जो कि 2023 में आयोजित किया जाना है, तो आप जरूर ध्यान रखेंगे यह इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। कहां किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में, पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में ही आपको एक संस्था और याद रखना है, IUCN। इसको बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है यह, और इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया था। और इसी के द्वारा रेड बुक डाटा जारी किया जाता है, जो कि संकटपन्न जीवों वनस्पतियों को संरक्षित करने की घोषणा की जाती है। इसी क्रम में आपको UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, और इसका मुख्यालय कहां है? नैरोबी। कहां स्थित है? नैरोबी में स्थित है। और ये 5 जून 1972 में इसकी स्थापना की जाती है। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये पर्यावरण की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3 अधिनियम है, वो और भी पूछे जाते हैं, यही आप देख लें। अगर आपसे पूछा जाए वन्य जीव अधिनियम कब लागू हुआ था, तो आप बताएंगे यहां पर 1972 ईस्वी में लागू हुआ था। अगर बात की जाए वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 1980 ईस्वी में लागू हुआ था। और आपको ध्यान रखना है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 1986 ईस्वी में लागू हुआ था। यह भी कई बार सुमेल करने में प्रश्न पूछा गया है, आप जरूर ध्यान रखेंगे। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या होगा? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है। तो देखिए, पहला दिया गया फ्रेजियन कैप, दूसरा दिया गया मिराई तोवा, तीसरा दिया गया सोमाइटी, चौथा दिया गया डुएन। यहां हमारा सही विकल्प जो है, विकल्प नंबर ए सही है, फ्रेजियन कैप। और ये फ्रांस की आजादी का प्रतीक भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें पेरिस ओलंपिक की, तो सबसे पहले ये जाने कि एक क्रम कौन सा होगा, तो ये 33वां होगा। और इसका आयोजन कहां किया जाएगा? पेरिस में। और कब किया जाएगा? तो 2024 में किया जाएगा। इससे पहले जो हुआ था यह 32वां था। कौन सा? 32वां था। इसका आयोजन कहां किया गया था? तो आप याद रखेंगे यहां पर जापान की राजधानी टोक्यो में इसका आयोजन किया गया था। अगर हम बात करें 32वें टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था, तो आप जरूर याद रखें मिराई तोवा जो है इसका शुभंकर था। और वहीं पर पैरा ओलंपिक भी आयोजन किया गया था। वो किस क्रम का था? 16वां था। कौन सा? 16वां था। और इसका जो शुभंकर था पैरा ओलंपिक का, इसका शुभंकर जो था ये सोमाइटी जो था इसका शुभंकर था। अब इसी क्रम में हमको ध्यान रखना है 2024 में जो ओलंपिक होगा, और ओलंपिक 2024 का उसका जो शुभंकर है वो फ्रेजियन कैप है, जो कि फ्रांस की आजादी का प्रतीक है।
अगर बात की जाए पैरा ओलंपिक का तो ये 33वां जो ओलंपिक है 33वां होगा, और पैरा ओलंपिक की बात की जाए तो क्रम में ये कौन सा होगा, 17वां होगा। अब अगर हम बात करें इस प्रश्न का सही आंसर के रूप में तो आप जरूर ध्यान रखेंगे कि फ्रेजियन कैप जो है ये अगला जो 2024 में ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और साथ ही साथ ओलंपिक का आयोजन जो किया जाएगा इसका शुभंकर चुना गया है। इसी क्रम में अगर हम मिराई टोबा को देखें तो अभी हमने बात किया कि टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर मिराई टोबा था, जबकि सोमाइटी की बात करें तो यह पैरा ओलंपिक का शुभंकर था। इसी क्रम में ध्यान रखें कि जो टोक्यो ओलंपिक था इसमें भारत का स्थान 48वां था, और अगर पैरा ओलंपिक की बात करें तो वहां पर भारत का स्थान कौन सा था, 24वां स्थान था। इसी क्रम में बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक की बात अगर की जाए तो इसका शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर विंग डोएंग था, और इसमें भारत कोई पदक प्राप्त नहीं किया था। अगर हम बात करें हाल ही में भारत के कुछ गेम हुए हैं, इसमें शुभंकर पूछा जा सकता है। हाल ही में अंडर 17 महिला फुटबॉल कप का आयोजन किया गया था, उड़ीसा में, गोवा में, साथ ही साथ नवी मुंबई में, तो इसका शुभंकर क्या था, तो आप ध्यान रखेंगे ईभा जो है इसका शुभंकर के रूप में था। अगर हम बात कर लें हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेल का भी आयोजन किया गया था, इसका शुभंकर, ये गुजरात में आयोजन किया गया था, इसका शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर सावज क्या था मित्रों, सावज था। अगर हम बात कर ले यही हाल ही में चौथे यूथ गेम का आयोजन किया गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम का, इसका शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर धाकड़ था, जो कि हरियाणा के पंचकुला में किया गया था। और अगर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात की जाए जो कि दूसरी थी, इसका आयोजन बंगलौर में किया गया था, और इसका शुभंकर बीरा था, क्या था, बीरा था। 44वां शतरंज ओलंपियाड का भी आयोजन किया गया था, इसका शुभंकर क्या था, तो आप ध्यान रखेंगे थुम्बी जो है इसका शुभंकर था। और अगर बात करें ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन जो कि राजस्थान में किया गया था, इसका शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर सेरू था। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं खेल परिदृश्य से, आप यकीन मानिए ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं आपकी परीक्षाओं में बनने वाले हैं। और आइए अगला प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न आपका है, देखिए यहां पिक्चर भी दिखाया गया है, ये देखिए आपका पेरिस का जो 2024 का ओलंपिक होगा, ये पेरिस ओलंपिक के 33वें क्रम का जो ओलंपिक होगा इसका शुभंकर है। और यहां पर पैरा ओलंपिक का ये स्पेशल आपका पिक्चर दिया गया है, इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे तो दोनों में यहां पर ये जो आपका पेरिस का दिख रहा है ये शुभंकर में, तो यहां पर ये विभिन्नता दिख रही है, तो ये आर्टिफिशियल है, क्या है, आर्टिफिशियल है। इसी क्रम में दो प्रश्न और ध्यान रखें कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ, यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ का गठन कब हुआ था, तो 23 जून 1894 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। इसका मुख्यालय कहां है, तो लुसाने जो कि स्विट्जरलैंड से संबंधित है, यहां स्थित है। और पहला ओलंपिक कहां आयोजन किया गया था, तो 1896 ईस्वी में एथेंस, जो ग्रीस की राजधानी एथेंस है, यहां पर पहला ओलंपिक का आयोजन किया गया था। आइए इसी क्रम में अगला देखें, हाल ही में भारत की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है, तो देखिए पहला विकल्प दिया गया लास नायक मंजू, दूसरा भारती दास, तीसरा एनी एनेक्स, चौथा प्राजक्ता कोहली। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा। कौन, विकल्प नंबर ए सही होगा, लास नायक मंजू, क्योंकि महिलाओं की सेना में भागीदारी के लिए हाल ही में कोर्ट के द्वारा आदेश आया था कि उच्च स्तर पर महिलाओं का भी स्थान होना चाहिए। इसी क्रम में विकास का जो दर है यह बढ़ाया जा रहा है। अब इसी क्रम में यह पहली महिला स्काई ड्राइवर हैं, उनका नाम क्या है, लास नायक मंजू, और इन्होंने ध्रुव हेलीकॉप्टर से 10,000 फीट से इन्होंने छलांग लगाया है, और ऐसा करने वाली पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी है कौन, लास नायक मंजू बनी है। अब यहां अन्य विकल्प भी दिए गए हैं महिला के रूप में पहली, तो आपको जरूर ध्यान रखना है हाल ही में भारती दास को सीजीए के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि कैग के रूप में भारत के किसे नियुक्त किया गया है, तो कैग के रूप में 14वें जो हैं ये गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो हैं ये
हैं। अगर हम बात कर ले यही NENX की, तो आपको याद रखना है 2022 की, 2022 का जो साहित्य का नोबेल है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ये किसे दिया गया है? तो NENX को दिया गया है। ये फ्रेंच देश की है। अगर हम बात करें प्राजक्ता कोहली की, तो युवा UNDP पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है ये प्राजक्ता कोहली है। इसी क्रम में अगर हम बात करें कि पहली अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्तकर्ता 2022 में किन्हें प्राप्त किया गया है? तो आपको ध्यान रखेंगे गीतांजलि श्री हैं, और इनकी रचना का नाम क्या है? रेत की समाधि। और इसी का अंग्रेजी वर्जन किसके द्वारा किया गया था? डेजी रोपवेल के द्वारा किया गया था, और इसका नाम है टॉम ऑफ द सैंड। अगर हम बात करें एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप याद रखेंगे डॉक्टर सिंथिया। कौन है दोस्तों? डॉक्टर सिंथिया जो हैं, इनको विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें पहली बार हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कैटलीन नोवाक। कौन? कैटलीन नोवाक जो हैं, ये हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त की गई हैं। अगर हम बात कर लें इटली की, तो आपको जरूर याद रखना है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जॉर्जिया मेलोनी। कौन है? जॉर्जिया मेलोनी जो हैं, ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त की गई हैं। अगर हम बात करें यही हाल ही में CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नल्ला थुम्बी कलाई सेल्वी जो हैं, इनको पहला महानिदेशक नियुक्त किया गया है CSIR की। अगर हम बात करें सेवी का, तो आपको याद रखना है पहली महानिदेशक के रूप में माधुरी पुरी बुच। कौन है? माधुरी पुरी बुच को नियुक्त किया गया है। बात कर लें WTO की पहली महानिदेशक के रूप में, तो नाकुंजी ओकोंजा इवेला जो हैं, इनको नियुक्त किया गया है। आपको ध्यान रखना है किस देश से संबंधित हैं? तो ये नाइजीरिया से संबंधित हैं। आइए इसी क्रम में एक पिक्चर के माध्यम से देखें। यहां पर देखिए लांस नायक मंजू, इनका पिक्चर दिखाया गया है, और ये पहली स्काई ड्राइवर महिला के रूप में है भारत की। आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने कितने ऊंचाई से अपना ये 10,000 फीट से इन्होंने छलांग लगाई है, और ऐसा करने वाली ये पहली महिला के रूप में है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 जीता है? मतलब यहां बात की जा रही है कि जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए किस देश को विश्व का सबसे पहला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो यहां देखिए विकल्प दिया गया थाईलैंड, दूसरा दिया गया भारत, तीसरा दिया गया चीन, चौथा दिया गया USA। यहां जो हमारा सही विकल्प है, विकल्प नंबर बी सही होगा, भारत को दिया गया है। अब इसका आयोजन कहां किया गया था? तो इसका आयोजन थाईलैंड में किया गया था, और थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। क्या है मित्रों? बैंकॉक जो है ये थाईलैंड की राजधानी है, और ये किस नदी के तट पर स्थित है? चाओ फ्रायो नदी के तट पर स्थित है। इसी क्रम में अगर हम बात करें, हाल ही में UN प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट आया था जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में, और उसमें बताया गया था कि विश्व की आबादी 15 नवंबर को कितना हो गई है? 8 अरब। कितना हो गया है? 8 अरब हो गया है। यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो 2023, इसी के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि 2023 में भारत जो है ये जनसंख्या के दर को बढ़ाते हुए चीन को पीछे छोड़कर विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश के रूप में बन जाएगा। यह भी ध्यान रखना है। अगर हम बात कर लें अगले महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में, तो आपको जरूर ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व में जनसंख्या सर्वाधिक किस महाद्वीप में है, तो एशिया महाद्वीप में है। कहां है? एशिया महाद्वीप में है। और अगर यहां देशों का नाम पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश में निवास करती है, तो पहले स्थान पे चीन है, और दूसरे स्थान पे क्या है? भारत है, जो कि जहां सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। अगर हम बात करें यहां चीन की, तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। क्या है? बीजिंग जो है चीन की राजधानी है।
चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो हुआंग हो नदी, या इसी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है, इसे चीन का शोक के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें यूएसए की, तो इसकी राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है। और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? तो आपको ध्यान रखना है, यहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, और पहली महिला उपराष्ट्रपति, पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिस। कौन है? कमला हैरिस जी हैं, आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में आपको याद रखना है, पहली आश्वेत महिला सुप्रीम कोर्ट की जज, उनका नाम क्या है और कहां पर नियुक्त की गई है? यूएसए में है, तो इनको नियुक्त किया गया है। इनका नाम जो है ये केंटाजी ब्राउन जैक्सन है। क्या नाम है? यूएसए की पहली आश्वेत महिला सुप्रीम कोर्ट की जज कौन है? तो ये केंटाजी ब्राउन जैक्सन है, और इन्हें नियुक्त किया गया है यूएसए में। अगर हम बात करें हाल ही में, आपको ध्यान रखना है, हाल ही में यहां की जो प्रतिनिधि सभा है उसकी स्पीकर है नैन्सी पेलोसी। इन्होंने ताइवान की यात्रा की थी। इसी से नाराज होकर चीन ने अभी तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कहां किया था? तो ताइवान के करीब में इन्होंने अभी तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास का आयोजन किया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो चीन के द्वारा किया गया था। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें। यहां देखिए आपको दिया गया है एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग एक्सेल अवार्ड 2022 ऑन एक्सप्लेनेटरी कोलैबोरेशन हार्ड वर्क जस्ट डिड वंडर्स। यहां देखिए भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, कौन है? तो आपको ध्यान रखना है मनसुख मंडाविया जी, इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न को हम देखें। अगला हमारा प्रश्न है, अत्यंत महत्वपूर्ण यह भी है, हाल ही में चर्चा में रहा पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण किस राज्य में संपन्न हुआ? मतलब पूछा जा रहा है कि पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल का जो आयोजन किया गया था दूसरा संस्करण, वो कहां पर संपन्न किया गया है? विकल्प हमारे दिए गए हैं, पहला मेघालय है, दूसरा नागालैंड है, तीसरा असम है, चौथा मणिपुर है। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा, मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या है दोस्तों? तो मेघालय की राजधानी शिलांग है। और यहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो कोनराड संगमा है। कौन है? कोनराड संगमा जी हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है, भारत में कुल राजनैतिक दल कितने हैं? तो राजनैतिक दलों की संख्या 8 है। और नवीनतम दल के रूप में कौन सा है? तो पीपल्स फ्रंट पार्टी जो है ये नवीनतम दल के रूप में है। और इसी के जो अध्यक्ष हैं कोनराड संगमा, और इन्हीं की सरकार जो है मेघालय राज्य में है। अगर राज्यपाल के बारे में बात करें तो आप जरूर याद रखें, वीडी मिश्रा जी जो हैं ये कहां के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? तो ये मेघालय राज्य के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। अब यहां ओलंपिक की बात हो रही है, तो पूर्वोत्तर में जो ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था, इसका दूसरा संस्करण था, मेघालय में इसका आयोजन किया गया था और यह संपन्न हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है यहां से कि पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन रहा है? तो पदक तालिका में पहले स्थान पे मणिपुर रहा है। कौन रहा है? मणिपुर रहा है। इन्होंने टोटल 88 गोल्ड जीते हैं और सब पदकों की संख्या मिलाकर 240 पदक इन्होंने जीते हैं। और दूसरे स्थान पे कौन है? तो असम राज्य है। कौन है? दूसरे स्थान पे असम राज्य है। इसी क्रम में आपको जरूर याद रखना है, हाल ही में मेघालय में दोस्तों बांग्ला महोत्सव मंगाया गया है। क्या मनाया गया है? बांग्ला महोत्सव मंगाया गया है। मेघा कयाक महोत्सव का भी आयोजन किया गया है, इस कारण भी चर्चा में रहा है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि विश्व की सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होता है या कहां पर होता है? तो मेघालय के मासेनराम में होता है, जो कि चेरापूंजी जिले से संबंधित है। साथ ही साथ मेघालय से आपको प्रश्न याद रखना है कि गारो खांसी जयंतिया नामक जनजाति या पहाड़ कहां से संबंधित हैं? तो आप ध्यान रखें कि ये मेघालय राज्य से संबंधित हैं। इसी क्रम में आपको याद रखना है नागालैंड से, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और हार्नबिल फेस्टिवल का आयोजन कहां किया जाता है? तो ये नागालैंड में आयोजित किया जाता है। अगर बात करें असम की, तो असम की राजधानी दिसपुर है। और एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा नेशनल पार्क जिसके लिए प्रसिद्ध है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि
काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, यह आप ध्यान रखना है। इसी क्रम में मणिपुर याद रखना है। अगर पूछ लिया जाए कि पूर्वोत्तर भारत का मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है मित्रों? तो आप जरूर याद रखें, लोकटक झील है। क्या है? लोकटक झील है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। और इसी लोकटक झील में आपको याद रखना है कि विश्व की एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? तो केओ लामजाओ नेशनल पार्क है, और यहीं पे संघाई हिरण पाया जाता है, साथ ही साथ फूमड़ नामक घास का मैदान पाया जाता है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य में बाजरा मिशन प्रारंभ किया गया है? देखिए, पहला दिया गया है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा दिया गया कर्नाटक, तीसरा दिया गया असम, चौथा दिया गया है केरल। यहां जो सही विकल्प होगा हमारा विकल्प नंबर सी सही होगा, असम। अभी हम लोगों ने बात किया कि असम की राजधानी क्या है मित्रों? तो असम की राजधानी दिसपुर है। और अगर हम बात करें मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको याद रखना है यहां हेमंत विश्व शर्मा। हेमंत विश्व शर्मा जी जो हैं यहां के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल के बारे में बात करें तो जगदीश मुखी जी जो हैं यहां के राज्यपाल के रूप में हैं। असम के बारे में आपसे पूछा जाता है कि असम का पुराना नाम क्या था? तो कामरूप के नाम से असम जाना जाता था। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अब अगर हम बात करें बाजरा, तो ये बाजरा मिशन का उद्देश्य क्या है? तो यहां आप ये समझें कि किसानों की आय को दुगना करने के लिए ये बाजरा मिशन का प्रारंभ किया गया है, और असम राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है, और इसे मोटे अनाजों की श्रेणी में गिनती की जाती है। और इसी क्रम में आपको यूएन के द्वारा एक रिपोर्ट है, याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को मोटे अनाज के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यह है दोस्तों, इसको भूलना नहीं है। यह 2023 को मोटे अनाज के वर्ष के रूप में किसने घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किया गया है। जबकि अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि मोटे अनाज मिलेट प्रसंस्करण केंद्र कहां स्थापित की गई है, या मोटे अनाज का प्रसंस्करण केंद्र की योजना कहां चलाई जा रही है, तो यह छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है। यह भी ध्यान रखना है। यहां से असम राज्य से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि हाल ही में या नवीनतम राष्ट्रीय पार्क के रूप में रायमोना राष्ट्रीय पार्क, साथ ही साथ देहिंग पटकोई नेशनल पार्क का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो ये 2022 में दोनों राष्ट्रीय उद्यानों का घोषणा किया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। रायमोना नेशनल पार्क, साथ ही साथ देहिंग पटकोई नेशनल पार्क का संबंध असम राज्य से है। अगर हम बात करें एडोब ऑफ यूनिकॉर्न, पूछा जाता है कि एडोब ऑफ यूनिकॉर्न का संबंध किससे है? तो एक सींग वाले गैंडे असम राज्य में पाए जाते हैं, और इन्हीं की तस्करी को रोकने के लिए उनकी सींगों को जलाकर एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, और यह स्ट्रक्चर मैसेज के लिए बनाया गया है एक सींग वाले गैंडों के संरक्षण के परिप्रेक्ष्य में। और वह कहां से बनाया गया है? तो असम राज्य से संबंधित है। इसी कारण आपको याद रखना है। अगर हम बात कर लें हाल ही में भारत की सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी जल मार्ग यात्रा का शुभारंभ किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कहां से कहां तक किया जाएगा? तो ये वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़। अब यहां वाराणसी मतलब गंगा नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका जो लक्ष्य रखा गया है, और यह विश्व का सबसे बड़ा जलमार्ग होगा। यह लगभग 3200 किलोमीटर की दूरी होगी, और यह 50 दिनों की यात्रा होगी। कितने? 50 दिनों की यात्रा होगी, और ये 2023 में इसका आयोजन किया जाना है। इसी क्रम में आपको याद रखना है असम से कि भारत का पहला तेल का कुआं कहां स्थापित किया गया, खुदाई कहां हुई थी? तो आप याद रखेंगे डिगबोई जो है असम का एक स्थल है, यहां पर भारत का पहला तेल का कुआं खोदा गया था। आइए इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण जानकारी के परिप्रेक्ष्य में अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ने
कि एथलीट आयोग में किस पहले भारतीय को चुना गया है। अब यहां ध्यान रखना है कि अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में किसे चुना गया है, तो आप ध्यान रखेंगे पहला दिया गया नीरज चोपड़ा, दूसरा विश्वनाथन आनंद, तीसरा अभिनव बिंदा, चौथा जो दिया गया है शरद कमल। यहां जो हमारा सही विकल्प है विकल्प नंबर डी सही होगा, शरद कमल को चुना गया है। और ये पहले व्यक्ति हैं, कौन है, ये पहले व्यक्ति हैं। खेल इनका जान ले तो खेल इनका जो है ये टेबल टेनिस जो है इनका खेल है। क्या है ये खेल जो है इनका टेबल टेनिस है। अगर हम बात कर ले अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की, तो इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1926 ईस्वी में। कब, 1926 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय कहां है, तो आपको ध्यान रखना है इसका मुख्यालय जो है इसका मुख्यालय लुसाने में स्थित है। कहां स्थित है, इसका मुख्यालय लुसाने में स्थित है। अब यहां ये भारत के पहले खिलाड़ी हैं और इनका खेल क्या है, टेबल टेनिस है। इस नाते यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, पहले व्यक्ति कि अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो ये शरद कमल होंगे। और इनका खेल कौन सा होगा, तो टेबल टेनिस होगा। अगर आप याद कर पा रहे हो दोस्तों, तो हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा है कि 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो शरद कमल जी को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। और कब दिया जाएगा, तो ये 30 नवंबर को राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा दिया जाना है। अगर अन्य विकल्पों को देखें तो नीरज चोपड़ा को आपको जरूर याद रखना है। अगर हम बात कर लें टोक्यो ओलंपिक की, तो एकमात्र स्वर्ण विजेता के रूप में कौन रहे हैं, तो नीरज चोपड़ा रहे हैं। और इनका खेल कौन सा है, ये भाला फेंक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा के द्वारा कौन सा खिताब जीता गया था, तो इन्होंने सिल्वर पदक जीता था। क्या जीता था, सिल्वर पदक जीता था। और गोल्ड किसने जीता था, तो ग्रेनाडा के एंडरसन ने जीता था। किसने जीता था, ग्रेनाडा के एंडरसन ने। साथ ही साथ आपको याद रखना है कुर्ताने डायमंड लीग में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है लुसाने डायमंड लीग में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो यह नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि नीरज चोपड़ा कॉमनवेल्थ गेमों में अनफिट हो गए थे, मतलब स्वास्थ्य कारणों के कारण, अनफिट होने के कारण इन्होंने प्रतिभाग नहीं किया था। यहां से प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें विश्वनाथन आनंद की, तो हाल ही में फीडे के द्वारा उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो विश्वनाथन आनंद जी को नियुक्त किया गया है। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो विश्वनाथन आनंद जी थे। और पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग की बात की जाए तो विजय लक्ष्मी थी। साथ ही साथ अगर बात की जाए जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से पुरस्कार जाना जाता था, पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, तो विश्वनाथन आनंद जी थे। और इसी का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के रूप में किया गया है। आइए इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में यहां देखें। यहां देखिए दिया गया है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, और इसकी स्थापना जो होती है 1926 ईस्वी में होती है। और एकमात्र खिलाड़ी एथलीट आयोग में शामिल होने वाले जो हैं ये शरद कमल हैं। और हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा एथलीट आयोग का गठन किया गया है। तो आप जरूर ध्यान रखेंगे कि इसमें सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई है, तो सदस्यों की संख्या 10 रखी गई है। कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं, तो आप इनको याद रखेंगे, मीराबाई चानू शामिल हैं, साथ ही साथ पीवी सिंधु शामिल हैं, साथ ही साथ गगन नारंग, अभिनव बिंदा, सरदार सिंह, शरद कमल और अन्य तमाम सारे महत्वपूर्ण जो खिलाड़ी हैं वो शामिल हैं। यहां से आपको प्रश्न बनने की प्रायिकता भी है। आइए इसी क्रम में इस सेशन के लास्ट प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखिए पहला विकल्प हमारा दिया गया है बेकी रामकृष्णन, दूसरा सुएला ब्रेबरमैन, तीसरा अमर सिंह, चौथा दिया गया एनी एनेक्स। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प नंबर ए सही होगा, बेकी रामकृष्णन। इनका संबंध भारत के किस राज्य से है, तो ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं और ये भारतीय मूल के हैं और इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब सबसे पहला प्रश्न यही बन जाता है कि ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार ये किस देश का सम्मान है या किस क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है।
तो ये ब्रिटेन का है। कहां का है? ये ब्रिटेन का सम्मान है। साथ ही साथ ये किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो आप ध्यान रखें, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह पुरस्कार है। अब यह पुरस्कार 2022 का बेकी रामकृष्णन को दिया गया है। इससे पहले भी इनको पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनको 2009 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और इन्होंने राइबोसोम का स्ट्रक्चर या राइबोसोम की संरचना की खोज किसने किया था? तो बेकी रामकृष्णन ने किया था, जिसके कारण रसायन के क्षेत्र में 2009 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर हम बात करें, इनको ब्रिटेन का नाइट की उपाधि से भी इनको सम्मानित किया गया था। और किसके द्वारा? तो एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा इनको नाइट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। और यह पुरस्कार किसके द्वारा इनको दिया जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है, किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा यह पुरस्कार इनको दिया जाएगा, क्योंकि हाल ही में एलिजाबेथ द्वितीय का मृत्यु हुआ है और नए सम्राट ब्रिटेन के घोषित किए गए हैं। और वो नए सम्राट कौन है? तो किंग चार्ल्स तृतीय के रूप में इन्हें नए सम्राट के रूप में घोषित किया गया है। अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो हाल ही में राजनीतिक अस्थिरता के कारण चर्चा में भी खूब रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे कम कार्यकाल की जो महिला प्रधानमंत्री या तीसरी महिला प्रधानमंत्री थी, उनका नाम क्या था? तो आप ध्यान रखेंगे, लीज ट्रेस जो है इनका नाम था। और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और सबसे कम कार्यकाल वाली कौन बनी है? तो लीज ट्रेस बनी है। अब इनके स्थान पे किन्होंने अपने यहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का शपथ लिया है? तो ऋषि सुनक जो हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली है। आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में एक पुरस्कार है, आपसे पूछा जा सकता है, एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो सुएला ब्रेबरमैन को सम्मानित किया गया है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। साथ ही साथ यहां देखें अमर सिंह के बारे में, तो हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा है कि ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इनको सम्मान से सम्मानित किया गया है और इन्होंने सूखा, बाढ़ या जंगल की आग के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य किया है। इसके कारण इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और हम बात करें सुएला ब्रेबरमैन की, तो अभी आपको बताया गया कि एलिजाबेथ द्वितीय सम्मान से सम्मानित किया गया। और नए सरकार में, मतलब ऋषि सुनक की सरकार में, ये गृह मंत्री के रूप में कौन है? तो सुएला ब्रेबरमैन को गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में आपको याद रखना है, यूनेस्को शांति पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो एंजेला मार्केल हैं, जो जर्मनी की पूर्व चांसलर रह चुकी हैं। इनको यूनेस्को शांति पुरस्कार, साथ ही साथ नानसेन पुरस्कार से भी सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। आपको भूलना नहीं है लिबर्टी पुरस्कार के बारे में। यह किसे दिया गया है? यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, इनको लिबर्टी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। साथ ही साथ 2022 का सखारोव पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो यूक्रेन के जनता को सखारोव पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। इसी क्रम में ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो है ये यहीं पे समाप्त हो रही है। और आपसे विदा लेने से पहले दो शब्दों यहां और लिखे गए हैं, देखिए, रख हौसला बुलंद, तेरी उड़ान होगी, देखेगी दुनिया सारी, तेरी एक दिन ऐसी पहचान होगी। मतलब अगर निरंतर आप प्रयास करते रहे तो सफलता आपको प्राप्त होके ही रहेगा और आप अपने लिए एक आदर्श रोल के रूप में प्रचलित होंगे। इसी क्रम में हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।